बहुत कमियां निकालते हैं हम एक दूसरे में। आओ एक मुलाकात जरा आईने से भी करें। किसी शायर की ये पंक्तियां आज अमेरिका की स्थिति के लिए बिल्कुल सटीक बैठ रही हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका स्वदेश विशेष में। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। कुछ दिनों पहले भारत में अमेरिकी रिसर्च कंपनी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद मचे बवाल की तस्वीरें अभी धुंधली नहीं हुई कि दुनिया की सबसे बड़ी और मजबूत इकोनॉमी में दरारें दिखना शुरू हो गईं। मार्च में ही अमेरिका के 4 बड़े बैंक डूब चुके हैं और खतरा बढ़ता जा रहा है। हालिया रिपोर्ट पर भरोसा करें तो सिलिकॉन वैली बैंक की तरह 186 और छोटे बैंक हैं जिन पर डूबने का खतरा मंडरा रहा है। बड़ी बड़ी कमेंट्रीज इस पे आ रही हैं। महंगाई की मार इस समय अमेरिका ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की दीवारें खोखली करने पर तुली है। कई देशों की हालत खस्ता हो चुकी है और कई आईएमएफ जैसी संस्थाओं के रहमो करम पर सांस ले रहे हैं। लेकिन बात अगर भारत की करें तो ऐसे वक्त में जब दुनिया की बड़ी बड़ी आर्थिक ताकतें महंगाई और तमाम जो ग्लोबल क्राइसिस है उन सब के बीच इकोनॉमिक चैलेंजेस से जूझ रही हैं, उनके थपेड़े झेल रही हैं, वहां भारत जो है वो स्थिरता का एक तरह से परिचय दे रहा है और उसकी तस्वीर जो है वो उसकी ग्रोथ स्टोरी को बयां कर रही है। लगातार अपनी उपलब्धियों की भी भारत इबारतें कर रहा है। तो चलिए आज स्वदेश विशेष में बात करेंगे इन्हीं अहम पहलुओं की। आखिर क्यों अमेरिका ही नहीं बल्कि दुनिया की कई बड़ी ताकतें घर में लगी आग बुझाने की बजाय भारत को हमेशा आलोचना के दायरे में रखती हैं, हमेशा क्रिटिसाइज करती हैं। तो हम भी जो हैं वो कुछ बड़े सवाल इस शो में उठा रहे हैं। जरा उन सवालों पर गौर कीजिएगा। ये सवाल बहुत जरूरी सवाल है। पहला सवाल, हिंदुस्तान की ग्रोथ पर बार बार सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं जबकि पूरी दुनिया भारत की ग्रोथ स्टोरी पर एक तरह का यकीन उनका बढ़ता जा रहा है। दूसरा बड़ा सवाल, रेटिंग एजेंसियों का भारत के प्रति पक्षपातपूर्ण रवैया आखिर क्यों होता है। आप देखते हैं कई रेटिंग एजेंसियां बार बार हमारी रेटिंग जो है उसे गिराती हैं। खराब स्थिति के बावजूद यूएस यूरोप पर भरोसा ज्यादा क्यों है, यह बड़ा सवाल है। और हमारा आखिरी अहम सवाल, क्या जानबूझकर भारत की छवि गलत तरीके से पेश की जाती है? क्या यह वाकई होता रहा है? क्योंकि लगातार भारत की इकोनॉमी पर जो प्रहार होते हैं उन सब के बीच ग्लोबल इकोनॉमी में, बड़े बड़े देशों की इकोनॉमी में जो समस्याएं हैं उनके बारे में किसी तरह की चर्चा नहीं होती है। बड़ी बड़ी एजेंसियां इसके बारे में कुछ भी कहती नहीं हैं। और इससे पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें, आइए आपको बता दें कि कैसे भारत की ग्रोथ स्टोरी पर मशहूर अमेरिकन जर्मन इन्वेस्टर मार्क बोबियस ने एक यकीन कायम किया है, कि यकीन बढ़ा है। उनकी बात सुनते हैं सर। India has come down a little bit, but the good news for India is that exports from Taiwan to India are going up, which is a very significant change because that means that more and more semiconductor business is going to be flowing into India. And I think, as I mentioned before, this is going to be very positive for India. तो आपने देखा कि किस तरह से भारत के प्रति जो बाकी देश हैं वो किस तरह से यकीन उनका बढ़ता जा रहा है। और यही वजह है कि बड़े बड़े दिग्गज भी ये मान रहे हैं कि भारत के लिए तमाम चुनौतियों के बावजूद जो हालात हैं वो ज्यादा बेहतर हैं, वो स्थिरता का परिचय दे रहे हैं। लेकिन क्या हाल फिलहाल की गिरावट के बाद भारतीय बाजार में खरीदारी के मौके हैं? हम हर पहलू पर चर्चा कर रहे हैं। तो जरा ये रिपोर्ट भी आप देखिए, क्या ग्लोबल बैंकिंग सेक्टर भारत को अब परेशान नहीं करेंगे? दुनिया के दिग्गज ब्रोकर्स क्या मान रहे हैं, क्या है उनकी राय? हमारी सहयोगी प्रियंका उसके बारे में पूरा ब्यौरा दे रही है। एक्चुअली देखिए, जब इंडिया रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को इतना अंडर परफॉर्म कर रहा हो तो ये सवाल ज़रूर बनेगा दिमाग में। आप निफ्टी को अगर दूसरे मार्केट से कंपेयर करें तो हम कितनी बड़ी अंडर परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। तो क्या अब आकर्षक हो गए हम? क्या आर वी अट्रैक्टिव एट दिस लेवल? तो इस पे 3 बड़े ब्रोकरेज हाउसेस का व्यूज़ हम लेकर आए हैं।
और उनका क्या कहना है। पहला चलिए एक सिटी का व्यू आपको सुनवाते हैं। उन सिटी का ये मानना है, उनके सुरेंद्र गोयल रिसर्च हेड है, उन्होंने रिपोर्ट के कुछ कंक्लूड्स हैं उनके, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिसमें उनके हिसाब से जो फिलहाल गिरावट देखने को मिल रही है उसके चलते रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत अट्रैक्टिव हो गया इंडियन मार्केट्स को बाय करने के लिए। इनफैक्ट उन्होंने मार्च 2024 के लिए यानी अब से एक साल आगे के लिए निफ्टी का एक बुलिश टारगेट भी दिया है। उन्हें लगता है कि यहाँ से लगभग 1300-1400 पॉइंट्स की रैली आपको निफ्टी पे लगभग 18,500 का निफ्टी वो मार्च 2024 तक देखते हैं। तो यानी यहाँ से रिस्क जितना था वो डाउन साइड पर है, अब रिवॉर्ड्स ज़्यादा पॉसिबल है। और बड़ी बातें जो उन्होंने, जो ग्लोबल हेडविंड्स और जो बड़े मैक्रो एनवायरनमेंट के चलते जो इंडिया के लिए भी एक कंसर्न्स बने हुए हैं, बैंकिंग सिस्टम को लेके यूएस में जो बैंक्स रन चल रहा है उसके चलते क्या हम पर असर पड़ेगा, तो उनके हिसाब से लिमिटेड असर आएगा इंडियन बैंक्स पर। दो प्रेफर्ड बेट्स भी उन्होंने स्पेस में बताई हैं, उन्हें गेल पसंद आता है और इंडिगो। ये दो स्टॉक्स इन्वेस्टर्स हमारे व्यूअर्स जरूर ध्यान में रखें। दूसरा जो बड़ा व्यू हम लेकर आए हैं वो है बोफा सिक्योरिटीज़ का। बैंक ऑफ अमेरिका के जो एमडी है अमित शाह, उनका कहना है कि यहाँ से हालांकि अट्रैक्टिव हो सकती है मार्केट, लेकिन यहाँ से और गिरने के बाद बैंक ऑफ अमेरिका का यहाँ मानना है कि यहाँ से भी लगभग निफ्टी में 6% और गिरावट देखने को मिल सकती है। यानी अगर लेवल्स के टर्म्स में कहें लगभग 16,000, वहाँ पर आपको खरीदारी करनी चाहिए, वहाँ पर मौका बनेगा बाइंग का। और कुछ दूसरे जो हेडविंड्स पर उन्होंने बोफा का जो व्यू निकल कर आ रहा है, उनके हिसाब से यूएस में जो इन्फ्लेशन चल रहा है या यहाँ हार्ड लैंडिंग होगी, सॉफ्ट लैंडिंग होगी, पॉसिबल रिसेशन होगा, उसका जो भी असर होगा उससे एटलीस्ट इंडियन मार्केट्स तो बहुत जल्दी रिकवर हो जाएंगे। तो वो हेडविंड्स इंडियन मार्केट्स के लिए इतने बड़े नहीं दिखते हैं, लेकिन यस थोड़ा सा कॉशियस व्यू तो है अभी यहाँ से और फर्दर स्लाइड डाउन का। तीसरा व्यू जो है सीएलएसए का है, उनके हिसाब से भी खरीदारी का ही मौका है, लेकिन सेंटिमेंट इस वक्त बेहद वीक है। ये विकास जैन मानते हैं कि भारतीय बाजार में जो सेंटिमेंट है अभी इस वक्त बहुत सेंसिटिव है, बेहद वीक है। और इस कमज़ोर सेंटिमेंट के समय यानी गुड प्राइस एंड गुड टाइम डजंट कम टुगेदर, तो आपको इस खराब सेंटिमेंट में ही अच्छे स्टॉक पिक करने का मौका भी मिलेगा। इनफैक्ट उन्हें तो ऐसा लगता है कि 2008 हो, 2020 हो, ऐसे सेंटिमेंट एंट्री के मौके ही देते हैं। उन्होंने 2-3 और रेफरेंस पॉइंट भी अपने बात किए हैं। सो ऐसे मौक़ों पर आपने खरीदना क्या है। सीएलएसए के हिसाब से जो उन्हें प्रिफर्ड बेट्स लगते हैं उसमें रिलायंस है, हिंडाल्को है, और इसके अलावा बैंक्स में इंडसइंड बैंक जैसे स्टॉक्स हैं जो इन्वेस्टर्स अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। तो 3 ब्रोकरेज हाउसेस के व्यूज़ हैं, यहाँ से आप रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अट्रैक्टिव है, फेवरेबल है, ये सिटी का मानना है। बोफा को लगता है आप खरीदारी करें, लेकिन आपको नीचे के लेवल्स और मिल जाएंगे। और साथ ही सीएलएसए का व्यू है सेंटिमेंट बेहद ख़राब है, लेकिन ऐसे में अच्छे स्टॉक पिकिंग हो पाती है। तो चाहे बैंकिंग सिस्टम की बात करें, चाहे हम बाजार की बात करें, इन दोनों मोर्चों पर एक मजबूत स्थिति भारत के लिहाज से नजर आ रही है। और तमाम दिग्गज जो हैं वो इस बात को वैलिडेट कर रहे हैं, इस बात को मान रहे हैं, कहीं भी कोई खोट उन्हें नजर नहीं आ रही। और इसी पर हम चर्चा करेंगे कि आखिर ये जो इतनी बेहतर तस्वीर है, जब ग्रोथ स्टोरी की बात हर तरफ हो रही है स्वदेश की, तो क्यों बार बार सवाल हमारी ग्रोथ पर ही उठाए जा रहे हैं। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बेहद खास पैनल मौजूद है। हम सबसे पहले परिचय कराते हैं, हमारे साथ आशीष कपूर साहब हैं, सीईओ हैं इन्वेस्ट शॉपिंग इंडिया से। आशीष जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ हमारे सीनियर एडिटर राजेश सिंह सर भी हैं। राजेश सर बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। सबसे पहले राजेश सर मैं आपके पास आना चाहूंगा, और ये चर्चा जरूरी इसलिए है क्योंकि बार बार हम देखते हैं कि चाहे हिंडनबर्ग हो, चाहे रेटिंग एजेंसियां हो, वो भारत में तो उन्हें बहुत सारा खोट नजर आता है, वक्त वक्त पर उनकी कमेंट्री और उनकी ऑब्जर्वेशन सामने आती हैं। लेकिन दुनिया की बड़ी ताकतें जब उनके संकट किसी क्राइसिस में बदल जाते हैं तब भी उन्हें हवा नहीं लगती है, और उसके बाद जब ये क्राइसिस में पूरी दुनिया के लिए तब्दील हो जाता है तब जाकर इस पर बात होनी शुरू होती है। आप तो एक अरसे से इन चीजों को ऑब्जर्व करते रहे, इन रिपोर्ट्स को ऑब्जर्व करते हैं, क्या वाकई माना जाए कि ये एक तरह का पक्षपातपूर्ण रवैया है? भारत की ग्रोथ स्टोरी पर अभी भी कोई बेहतर रवैया नजर नहीं आता। आप रेटिंग एजेंसी की बात कर रहे थे कि रेटिंग एजेंसियां जो हैं, तो रेटिंग एजेंसियां बहुत कुछ होती हैं स्पॉन्सर्ड, ऐसे आरोप हमेशा उस पर लगते रहे हैं। जहां तक ग्रोथ का अपॉर्चुनिटी की बात है, अगर आप भारत की बात करें तो इसमें कोई डिनायल नहीं है कि आज के दिन में भारत जितना बड़ा बाजार दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा, किसी के पास भी नहीं है।
तीसरी चीज आप देखिए कि ग्रोथ की बात करें आप, तो ग्रोथ में भी भारत में जैसा ग्रोथ दुनिया के किसी भी देश में, आज हम चाइना से ज्यादा तेजी से ग्रो कर रहे हैं। चौथी चीज, चाइना की जो क्रेडिबिलिटी है वो ग्लोबल मार्केट में खराब हुई है पिछले कुछ सालों में, कुछ महीनों में। उसका फायदा भारत को मिल रहा है कि हाँ इतनी बड़ी मार्केट है, वीक। तो वो चीज देखते हुए भी आप अगर देखिए कि अगर हम 6% 7% से भी ग्रोथ कर रहे हैं, तो आज ये दुनिया की सबसे बढ़ती हुई इकोनॉमी में सबसे तेजी से बढ़ता हुआ ग्रोथ है, तो इसको डिनाई नहीं किया जा सकता है। तो चौथी चीज अगर आप बोलिए रिस्क रिवार्ड की भी बात करें, तो भारत में जिस तरह के इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी आज के दिन में है वो कहीं नहीं है। आप देखिए एप्पल और मोबाइल फोन की अगर बात करें, सैमसंग, इन्होंने भारत में जो स्टॉक लगाया था, फैक्ट्री लगाई है, तो आज से अगर आप 3 साल 4 साल पहले की बात करें तो हम अपने सारे मोबाइल फोन इंपोर्ट करते थे। 2022 की बात करें तो हमने 45,000 करोड़ के मोबाइल फोन एक्सपोर्ट किया है, तो हमारा एक्सपोर्ट ऑल टाइम हाई पे है। सिर्फ ये मोबाइल में ही नहीं है, अगर आप बात करें ऑटो सेक्टर की बात करें, हम डिफेंस में एक्सपोर्ट करने लगे हैं। तो ग्रोइंग इकोनॉमी है भारत, अगले 5 साल दुनिया की 5वीं हम सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गए हैं। तो इस चीज को नेग्लेक्ट कहीं नहीं किया जा सकता है, और अगर कोई करता है तो वो बिल्कुल पक्षपातपूर्ण है। बिल्कुल, बहुत ही सॉलिड कमेंट राजेश सर की तरफ से आता कि वाकई अगर आप हमारी ग्रोथ स्टोरी को इग्नोर कर रहे हैं तो वाकई ये पक्षपातपूर्ण रवैया है। आशीष कपूर साहब, आपकी राय हम जानना चाहेंगे। हम ये मानते हैं कि ग्लोबल चुनौतियां हैं, ग्लोबल टेंशन हैं, हम इन्फ्लेशन और बाकी चुनौतियों से भी इनकार नहीं करते हैं, लेकिन ये जो बार बार हमेशा भारत की एक जो तस्वीर है, जो इमेज है, वो एक बेहतर माहौल में भी उसकी तमाम चीजों को जिसकी बात राजेश सर ने भी की कि हम इन चीजों को इग्नोर क्यों करें और बार बार खोट निकालना कितना सही? देखिए, मेरे मुताबिक इसमें बहुत परिवर्तन हो भी रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि सब कुछ फेयर और ठीक होता है दुनिया में, पर अगर आप देखें तो एक लेगेसी इशू है कि हमारी जो पूरी अगर हम देखें आर्थिक जो हिस्ट्री है, उसमें पिछले मेरे ख्याल 15-20 साल से ही परिवर्तन आना शुरू हुआ है। टिल 1980s हमारा ग्रोथ रेट यूज्ड टू बी मच बिलो पार। मतलब नॉर्मली जैसे वो हिंदू ग्रोथ रेट होता था, दैट यूज्ड टू बी 3%, जिसको दुनिया भर में हिंदू ग्रोथ रेट कहा जाता था। तो काफी साल 1947 से लेके ऑलमोस्ट यू कैन से 1991 तक, जब तो रिफॉर्म्स आए, वहां तक एक ग्रोथ रेट हमारा काफी बिलो पार था, बिलो पार कंपेयर टू बाकी जो कंट्रीज इमर्जिंग थी, जैसे साउथ ईस्ट एशिया, चाइना एंड वेरियस अदर कंट्रीज। तो एक वो लेगेसी इशू भी है। टिल 1990s मतलब हमारा बहुत ही स्लो मूविंग कंट्री था, तो काइंड ऑफ एलिफेंट जैसे कहते थे, बहुत धीरे धीरे चलता था। तो अगर अब 15-20 साल में शुरू हुआ है, तो एक तरह से एक स्वाभाविक बात है कि दुनिया को थोड़ा समय लगेगा नोटिस करने में, पहचानने में, बिलीव करने में कि ये एक वन टाइम है या सस्टेन होना है। डेफिनेटली सस्टेन होना है, पर थोड़ा समय लगता है। पुरानी आदतें जैसे होती हैं, पुराना स्वभाव होता है, एक तरह से हमेशा 50, 60, 70 साल की एक लेगेसी चल रही है कि यहाँ पे ग्रोथ बहुत कम है, तो उसको अचानक 10-15 साल में पूरा बदलना इज नॉट इजी, तो थोड़ा समय लगेगा। दूसरा, जो भी एनालिसिस होते हैं वो सब बैक टेस्टिंग के साथ आगे प्रोजेक्ट किया जाता है। जैसे अगर आप यकीन माने तो चाइना का भी जो ग्रोथ रेट्स थे 80s में, वो बहुत कंजर्वेटिव थे। इनफैक्ट 1995-2000 में आके काफी एनालिस्ट के जो प्रोजेक्टेड ग्रोथ रेट्स थे वो गलत साबित हुए। सिमिलरली इंडिया का हो रहा है। जैसे चाइना को इनिशियली कोई बिलीव नहीं कर रहा था कि इतना ग्रो कर पाएंगे, इतना सस्टेन कर पाएंगे, वो हमारे साथ भी हो रहा है। आई थिंक दैट्स मोर अ लेगेसी इशू, क्योंकि जो भी कोई एनालिस्ट बैठता है वो बैक डेटा देके आगे प्रोजेक्ट करता है, तो इसलिए एक थोड़ा समय लगता है बिफोर the analysis and the data starts correcting itself to the new reality। तो मेरे को लगता है कि जो नई रियलिटी है वो परिवर्तन जरूर आ रहा है, एटीट्यूड में परिवर्तन आ रहा है। अगर आप ट्रैवल करते हो बाहर, इंडिया से बाहर, तो 15 साल पहले जो इंडियंस जिस तरह को देखा जाता था और अब जिस तरह देखा जा रहा है, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। और बहुत ज्यादा देशों में अब हिंदुस्तानी को पहचाना जाता है, उनको खास ग्रीट किया जाता है, और जो इंडियंस की वहाँ बाइंग पावर है जब हम बाहर ट्रेवल करते हैं, उसको भी एक पहचान दी जाती है।
और खास करके जो एक सॉफ्ट पावर इंडिया की है और आईटी सेक्टर को लेके, जिस तरह से हमारे आईटी सेक्टर के एक्सपर्ट्स ने बहुत अच्छा किया, बाकी भी अच्छे सीईओज जिस तरह से आए हैं कंपनीज के, और एक तरह से छवि बनी है कि हिंदुस्तानी बहुत प्रोग्रेसिव हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, अच्छा खर्चा कर सकते हैं, बाइंग पावर है इनमें। तो ये सब चीज नहीं थी 15-20 साल पहले। तो ये अब पिछले 15 साल में परिवर्तन आ रहा है, पर पूरा परिवर्तन आने में जरूर समय लगता है और कोई ना कोई आदतें पुरानी होती हैं जो चलती हैं। बट मैं नहीं कहना कि मैं ये नहीं मानता कि परिवर्तन नहीं आ रहा, परिवर्तन आ रहा है, काफी तेजी से आ रहा है और इस चीज का हमें काफी खुश होना चाहिए और गर्व महसूस होना चाहिए। और जो आगे जो परिवर्तन नहीं भी आ रहा, उसको अगर हम थोड़ा टैकल करें, थोड़ा सॉफ्टली टैकल करें, तो उस पर परसिस्ट करें, तो वो भी सब चेंज आएगा। रेटिंग एजेंसीज में भी चेंज परिवर्तन आएगा। अब रेटिंग एजेंसीज की एक खास बात ये भी है कि ज्यादातर रेटिंग एजेंसीज वेस्टर्न वर्ल्ड में बेस्ड हैं। उनका एक तरह से रवैया ये रहा है कि जो होम जो टेरिटरी है उसको एक तरह से बिल्कुल। अलग तरीके से देखते हैं और एक तरह से लेगेसी, जैसे बताया कि जो वेस्टर्न कंट्रीज की लेगेसी बहुत स्ट्रांग है, तो एक समय लगता है सब चीज में परिवर्तन आने में, पर डायरेक्शन डेफिनेटली राइट वे में जा रही है और इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। कुछ सालों बाद जरूर इसमें बहुत ज्यादा परिवर्तन और आने वाला है। बिल्कुल। तो कई 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 छोर पर, कई पहलुओं पर अगर भारत की इस बढ़ती अर्थव्यवस्था ने एक परसेप्शन, एक नैरेटिव बदलने का अगर 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 मजबूर किया है इन देशों को, तो आने वाले वक्त में भी ये जो छोटे नैरेटिव हैं जिनकी वजह से बार बार भारत को डेंट करने की कोशिश की जाती है, वो भी बदली जाएगी। राजेश सर, अगर हम इस ग्लोबल बैंकिंग सेक्टर को देखें, खासतौर पर अमेरिकी बैंकिंग सेक्टर को, बार बार ये कहा जा रहा है कि इसका असर भारतीय बैंकों पर भी पड़ेगा, भारतीय बैंकिंग सेक्टर भी पड़ेगा। किस तरह से देखें और क्या वाकई ये जो संकट है उसका असर हमारे बैंकिंग सिस्टम पर पड़ने वाला है, हमारे स्टार्टअप्स पर पड़ने वाला है? नहीं, बिल्कुल नहीं पड़ने वाला है। देखिए, जो अमेरिका में अभी की बैंकिंग संकट हुई है, ये 2008 की बैंकिंग सेक्टर से डिफरेंट है। 2008 में जो संकट हुई थी, वो हुई थी रियल एस्टेट सेक्टर को लेके, कि जो लोन घरों के लिए लिए गए थे, वो बैंकों को लग गया था कि वो लोन वापस नहीं आने वाले हैं। आज का जो संकट है वो दूसरे रीजन का है, क्योंकि अमेरिका ने पहली बार महंगाई देखी है। जब महंगाई बढ़ी है तो उसको कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट रेट बढ़ाए गए हैं। जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता गया, तो जैसे आप सिलिकॉन वैली बैंक की बात कीजिए, तो वहां पे ये हुआ था कि उस बैंक ने जो कंज्यूमर्स के पैसे थे उन्हें बॉन्ड में और डेट फंड में लगाए हुए थे, लेकिन जब इंटरेस्ट रेट बढ़ा तो लोग अपना पैसा निकालने लगे, तो उन्हें लिक्विडिटी की कमी हुई। जो सरकार लिक्विडिटी अब प्रोवाइड करा रही है, यूएस की सरकार, तो वो लिमिटेड प्रॉब्लम थी और वो धीरे धीरे सॉल्व हो जाएगी। वो बैंकिंग संकट कोई बहुत बड़ी संकट नहीं है। इंडिया में उसका इंपैक्ट है, तो एसबीबी में कुछ स्टार्टअप्स के थोड़े बहुत एक्सपोजर थे, लेकिन वहां से भी अब 13 मार्च के बाद जब वो सारा क्लियर हो गया है, तो लिक्विडिटी सरकार ने प्रोवाइड करा दी है, तो वो संकट लगभग खत्म हो गया है। जहां तक अब भारतीय बैंकिंग सिस्टम की बात की है, तो हमारे यहाँ जो बैंक हैं वो काफी रेगुलेटेड है। आरबीआई काफी अच्छा काम कर रहा है। आप देखिए, कोविड के टाइम में भी बैंकों में जिस तरह की लिक्विडिटी बढ़ाई गई थी, उसका कुछ खास इंपैक्ट नहीं पड़ा है। हमारे यहाँ जो एनपीएस थे हर बैंक के, आप देखिए पिछले 5 सालों 7 सालों में वो स्थिति सुधर रही है हर रोज। तो बैंक हमारे बहुत ही स्ट्रांग है और हमारे यहाँ वहां के बैंक की कोई इंपैक्ट यहाँ डायरेक्ट नहीं पड़ने वाला है और वहां भी बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, वो धीरे धीरे सॉल्व हो जाएगा। सर, आशीष जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। आप आशीष जी से कोई सवाल करना चाहेंगे? नहीं, आशीष जी जैसा कि सही कह रहे थे कि वक्त लगेगा भारत की इकोनॉमी को अपना ग्लोबल वर्ल्ड में अपना पोजीशन बनाने के लिए, लेकिन क्या आपको लगता है कि इंडिया में डेमोक्रेसी है, हर तरह के लोग हर तरह की बात करते हैं, तो इसका कुछ पक्षपातपूर्ण रवैया अपना रहे हैं, चाहे वो ग्लोबल रेटिंग एजेंसी की बात करें या दुनिया की बड़ी इकोनॉमी है, जैसे कि यूएन में भारत को पोजीशन देने की बात हो रही है। आज यूएन में भारत की स्थिति नहीं है, हम डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, परमानेंट मेंबर हम नहीं है, तो इसका हमें बहुत नुकसान खोना पड़ रहा है। इसको, इन सभी चीजों को देखकर हमारा सवाल यह है कि क्या इसे हम पक्षपातपूर्ण नहीं कहेंगे? नहीं, देखिए, कुछ डिस्क्रिमिनेशन या पक्षपात है, वो तो मैं पहले ही कह रहा हूँ कि दुनिया में कभी भी बिल्कुल फेयर दुनिया तो कभी भी नहीं हुई। एक तरह से आप ये भी कह सकते हैं कि हमारी जब स्टार्ट हुई थी, जब पूरी जो मॉडर्न वर्ल्ड का स्टार्ट हुआ था, तो उस टाइम हमारी बिल्कुल इंडिपेंडेंस हुई थी 1947 में।
उसी टाइम उससे थोड़ा सा पहले ही यूएन बना था। तो उस टाइम देयर वाज कोई चांस नहीं था कि हम परमानेंट मेंबर बन जाएं, क्योंकि हमारा बिल्कुल स्थिति हुआ काफी खराब थी, पार्टीशन हुआ था, काफी और समस्याएं थी। पर अब दोबारा उसमें एंटर करना कोशिश हो रही है। मैं नहीं कह रहा कि भारत सरकार नहीं करी, भारत सरकार कोशिश कर रही है, बहुत जगह से डिप्लोमेसी आ रही है, और एक तरह से बिल्कुल ठीक जायज भी चीज है कि अगर 5 देश हैं जो सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर्स हैं, तो उसके छठा देश हिंदुस्तान होना चाहिए, क्योंकि दुनिया का ऑलमोस्ट लार्जेस्ट पॉपुलेशन होने होगी हमारी, और कुछ सालों में हो जाएगी लार्जेस्ट पॉपुलेशन दुनिया की, और टॉप 5 इकोनॉमीज में भी हमारा है। तो आर्मी का भी अगर देखा जाए तो टॉप 5 आर्मीज, टॉप 5 मिलिट्री स्ट्रेंथ में भी हमारा नाम आता है। तो हर तरह से अगर टॉप 5 में है तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में क्यों नहीं है, एक बहुत अच्छा प्रश्न है जिसका। पर एक चीज है ना कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मेंबर्स हैं उनका एक वेस्टेड इंटरेस्ट है कि और ना बढ़ाया जाए, उनकी पावर ना डाइल्यूट की जाए। अब वो धीरे करके ही सॉल्व होगा, समय लगेगा, पर डेफिनेटली ये परसेप्शन ठीक है कि कुछ ना कुछ पक्षपात होता ही है। वो एक नेचुरल चीज है कि जो भी पावर में होता है वो अपने पावर को डाइल्यूट करने के लिए कोशिश करता है कि ना डाइल्यूट हो, एक तरह से एक स्वाभाविक बात है। तो उसी चक्कर में हमें थोड़ा थोड़ा पक्षपात मिलता है, और थोड़ा सा मैं कहूंगा कि थोड़ा हमारा भी एफर्ट, बिल्कुल। जैसे हमें काफी कुछ सीखना चाहिए यूएस से। यूएस की जो परसेप्शन मैनेजमेंट है वो बहुत ही सही है। दुनिया में कुछ भी संकट हो, वो ज्यादातर पिछले कई सालों से तो यूएस से ही ओरिजिनेटेड है, पर जिस तरह से वो अपने आप को मार्केट करते हैं, प्रेजेंट करते हैं, वो संकट यूएस का नहीं रहता, वो पूरी दुनिया का हो जाता है। और परसेप्शन मैनेजमेंट उनकी इतनी अच्छी है, उनका मीडिया मैनेजमेंट कह लो या परसेप्शन मैनेजमेंट कह लो, इतनी अच्छी है कि एंड में बहुत जो वैलिड यूएस पॉइंट, बहुत वैलिड पॉइंट सर आपका। और समय कम है मेरे पास। हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ गई हैं, माधवी अरोड़ा हैं, लीड इकोनॉमिस्ट हैं एमके ग्लोबल से। माधवी जी बहुत बहुत स्वागत, और माफी चाहूंगा, मुझे आपसे क्विक रिएक्शन लेना होगा। हम सवाल जो उठा रहे हैं कि क्या भारत की जो ग्रोथ स्टोरी है, जिसपे पूरी दुनिया और तमाम तथ्य जिसको सपोर्ट करते हैं, तमाम आंकड़े जिसको सपोर्ट करते हैं, उसको बार बार डेंट करने की कोशिश हो रही है, और जो दुनिया की बाकी इकोनॉमीज हैं, और खासतौर पे अमेरिका की अगर हम बात करें, जहां पर बड़े बड़े क्राइसिस हो रहे हैं, और उसके बारे में तब बात होती है जब वो पूरी दुनिया का संकट बन जाता है। No, correct. You're right. See, basically, India has a long-term story which is obviously intact. But near-term, as you integrate more with the world, आपको जो global shocks हैं वो आपके देश में obviously percolate करेंगे ही करेंगे. That does not mean कि आपकी long-term story, disappear. But at the same time, I think looking at the US, banking structure at this point in time, I think we need to sort of applaud the Reserve Bank of India कि उन्होंने कितना अच्छे से अपना बैंकिंग सिस्टम को एक्चुअली मेंटेन किया है, और इंडिया का बैंकिंग सिस्टम एक्चुअली काफी रेजिलिएंट है। सो आई डोंट थिंक दैट लॉन्ग टर्म में कुछ प्रॉब्लम ऐसे होगा वेयर इन इंडिया का लॉन्ग टर्म स्टोरी खराब हो सकता है। मगर नियर टर्म ऑफ कोर्स अगर आप ग्लोबली इंटीग्रेटेड हैं, तो जब भी as the other guest was talking about, when Fed sneezes, everybody else catches the flu as well. So I think somewhere that problem will remain when you are in a globalized world. आपको financial sector contagions तो आएंगे ही, but of course real sector issues are very different इंडिया के और US के for that matter. In fact, in the US जिस तरह का रेट हाइक उन्होंने देखा है, इंडिया शायद कभी उसको एंड्योर कर ही नहीं पाता, और वो इसलिए भी क्योंकि इंडिया ने इतना फिस्कल स्टिमुलस या मॉनेटरी स्टिमुलस देखा ही नहीं पोस्ट कोविड। मगर सिंस द वर्ल्ड इज गोइंग थ्रू अ वेरी डायनामिक चेंज ऑन इन्फ्लेशन एंड ऑन द पॉलिसी रेट हाइक्स दैट द डेवलप्ड मार्केट्स आर टेकिंग, आई थिंक इंडिया भी कहीं ना कहीं कंपेल्ड हो गया है कि उसको रेट हाइक करनी है टू द एक्सटेंट दैट दे ऑफर अ गुड रिस्क प्रीमियर टू द वर्ल्ड। अदरवाइज मेरे ख्याल से बैक होम इट्स नॉट दैट वारंटेड टू गो अहेड विद वेरी हाई रेट हाइक्स। एक्चुअली इंडिया में इतना स्टिमुलस था ही नहीं, और ना ही इतनी स्ट्रांग इकोनॉमी है, और ना ही इतना अच्छा फीडबैक लूप है बिटवीन वेजेस एंड इन्फ्लेशन कि आरबीआई को बहुत अग्रेसिव रेट हाइक्स करना पड़े। ठीक है, बहुत बहुत बेहतर बात। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे माधवी जी आपका। इसके साथ ही
कपूर सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। राजेश सर, हमसे जुड़ने का और खास विश्लेषण का आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और कुछ सवाल हमने जो पूछे थे उससे ये बात तय हो गई कि ये जो बार बार हमारी ग्रोथ स्टोरी पर सवाल उठाए जाते हैं, ये रवैया वाकई पक्षपातपूर्ण है। जी हाँ, इसका जवाब है हाँ, वाकई पक्षपातपूर्ण है। खराब स्थिति के बावजूद एक परसेप्शन बनाने की कोशिश की जाती है, और ये जो है अमेरिका का ये मीडिया मैनेजमेंट और परसेप्शन को लेकर जो उनकी फील्डिंग होती है, ये उसका नतीजा है। लेकिन उसके बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था हो, भारत की ग्रोथ स्टोरी है, वो दुनिया भर में रोशन हो रही है। इस चर्चा में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए ET नाउ स्वदेश। नमस्कार।